देखिए नाविका जी, मेरे पास वक्फ एक्ट 1995 है, इसका मैंने काफ़ी डिटेल्ड अध्ययन किया है। साथ ही साथ जो अमेंडमेंट बिल आया उसका भी काफ़ी डिटेल्ड अध्ययन किया है। अब देखिए, अभी यहाँ पे वारिस भाई ने कहा कि काफ़ी बातें उन्होंने कही। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ बहुत ही संजीदगी से, अगर ये आज डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है कि वक्फ आप उसी को वक्फ कर सकते हैं जो आपकी खुद की ओनरशिप में है, किसी और की संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आज ये अमेंडमेंट किया जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं घोषित किया जा सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आज ये अमेंडमेंट किया जा रहा है कि पहले के एक्ट में जो वक्फ संपत्ति घोषित हुई है 6 महीने के अंदर उसका ब्यौरा दें, उसकी बाउंड्रीज दें, उसके मुतवल्ली बताएं, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आज ये अमेंडमेंट किया जा रहा है कि कलेक्टर उसका सर्वे करेंगे, सर्वे कमिश्नर नहीं करेंगे, किसी को पता ही नहीं सर्वे कमिश्नर की क्या क्वालिफिकेशन है नाविका जी, सर्वे कमिश्नर कौन होगा पता ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जिसको नियुक्त करते हैं वो सर्वे कमिश्नर है, उसको एनॉमली को हटा के अगर कलेक्टर को लाया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर नाविका जी ये लाया जा रहा है अमेंडमेंट कि सेक्शन 40 में जो असीमित अधिकार दिए हुए थे कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जो इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है, अगर उसको डिलीट किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर आज इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लाया जा रहा है कि जो 3 जजेस होंगे वक्फ ट्राइब्यूनल में, उसमें एक जज के लिए क्राइटेरिया था कि इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, उसको हटाया जा रहा है, सिर्फ 2 जज रखे जा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर राइट टू अपील दिया जा रहा है हाईकोर्ट में कि हाईकोर्ट जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ और वहां पर निर्णय, वहां पर उस फैसले को चुनौती दीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर जो सर्वे हो रहा है उसकी पब्लिक नोटिस दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई सर्वे हो रहा है, अगर आपकी जमीन जा रही है तो आपको इन्फॉर्म करना है, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो कलेक्टर सामने रखिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये बेसिक सेफगार्ड्स रखे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में। इसमें मुझे लगता है वारिस भाई को डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। वक्फ बाय यूजर नाविका जी, अभी बेंगलोर का ईदगाह मैदान का केस और राम मंदिर का केस, जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला कि वक्फ कब है तो बोल दिया वक्फ बाय यूजर। उस वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन को जो ड्रैकोनियन है उसको डिलीट करने का काम इस अमेंडमेंट ने किया है, इसमें क्या दिक्कत है? आप ही कह रहे हैं ना नाविका जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो बहुत ही सेटल्ड बुक्स हैं इस पे वक्फ के ऊपर, वो 2 किताबें, एक तो बेली का मोहम्मदन लॉ और एक मुल्ला का मोहम्मदन लॉ, दोनों किताबों में पैराग्राफ 176 में लिखा हुआ है कि आप उसी को वक्फ कर सकते हैं जो आपकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो, किसी भी संपत्ति को आप वक्फ संपत्ति डिक्लेयर नहीं कर सकते, अपनी खुद की ओनरशिप को कर सकते। तो वही डेफिनेशन तो लाई गई। आराम से बोलिए, कौन किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है? यहाँ पर वक्फ की प्रॉपर्टी अगर मेरी है और मैं चाहता हूं कि मुझे सवाब कमाना है, मैं उस प्रॉपर्टी का पहले डॉक्यूमेंट पेश करूंगा, डॉक्यूमेंट आएगा, उसके बाद गवर्नमेंट उसका स्क्रूटिनी करेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन निकालेगी, गैजेट होएगा, रजिस्टर होएगा, उसमें क्या करता है कि दूसरे की प्रॉपर्टी कोई देखा तो गवर्नमेंट, तो आपने कहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो गवर्नमेंट 10 साल से आपकी सत्ता में, क्या मदद कर दिया गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को? चलो इलीगल बोर्ड हटाने के लिए वहां से। पहला इंपॉर्टेंट मसला यह कि सरकार की नीयत क्या है। ये जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है इसमें सरकार की नीयत क्या है? सरकार की नीयत है, आप समझिए, बिल बहाना है और वक्फ की लैंड को हथियाना है अपने मित्रों के लिए। ये मकसद है। ये मकसद ये नहीं है कि कोई भले के लिए किया जा रहा है, या कोई मकसद ये नहीं है कि लोगों का फायदा हो। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बचाना मकसद नहीं है, या उसके भले के लिए कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जिस तरह रेलवे के लैंड को, नजूल की लैंड को, डिफेंस की लैंड को क्या किया गया? अपने मित्रों के नाम कर दिया गया, उसका इस्तेमाल किया गया। आज वही मकसद है। आज कहीं ना कहीं इस बिल के बहाने इसमें निजी स्वार्थों को साधने का प्रयास है। पहली बात तो ये जान ले आप। हम जानना चाहते हैं कि जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल में कौन सा ऐसा बिल है, कौन सा ऐसा कॉलम है कि जिसमें वक्फ बोर्ड का फायदा होगा और आप उसकी संपत्ति को बचा रहे हैं। उसकी संपत्ति को लोग जब्त किए ले रहे हैं, आप उसको बचा रहे हैं। कौन सा इसमें कौन सा कोई एक अमेंडमेंट आप बताइए जो 44 किए गए हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब दूसरी की संपत्ति को दान नहीं। अरे दूसरी की संपत्ति को दान कौन देगा? आदमी अपनी संपत्ति को दान देता है, दूसरी की संपत्ति को दान कौन देगा? तमाम तरीके की चीजों को रखने के बाद मकसद सिर्फ साफ यह है कि इनकी नीयत में खोट है। ये इनकी नीयत में खोट है। ये नहीं चाहते हैं कि जिस तरह साफ सुथरे तरीके से वक्फ बोर्ड चल रहा था वो चले। ये दखल चाहते हैं, हर जगह दखल चाहते हैं। साहब इन्होंने कहा कि इसमें गैर मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिसकी संपत्ति है, जिसने वक्फ किया है, जिसने दान दिया है, अगर वो अपनी चीज को रख रखाव कर रहा है तो इसमें आपको दखल देने की जरूरत क्या? 30 सेकंड दे दीजिए जरा। सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 ये एक्ट मेरे सामने है, इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 3 लाइन क्या लिखा हुआ था और क्या अमेंडमेंट हो रहा है।
द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब जो वक्फ बोर्ड है खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव, जो उसको लगता है टू बी वक्फ प्रॉपर्टी, एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी इट में डीम फिट डिसाइड द क्वेश्चन। मतलब बोर्ड खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि वह प्रॉपर्टी है कि नहीं, और उसके बाद उस क्वेश्चन को डिसाइड कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु शंकर जैन को भूल जाइए, एक्ट में लिखा है सेक्शन 40 में। अब अगर इसको डिलीट किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है नाविका जी? अभी ये जो आप यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे हैं कि वक्फ में ये हो गया वो हो गया, सारा नैरेटिव फैला रहे हैं। इनसे पूछे भैया, आप लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप जरा एक्ट पढ़ के तो बताएंगे सरकार की नीयत पे खोट है, ये है वो है। अरे एक्ट में कहाँ लिखा है? अच्छा, जो लिखा है अभी उस पढ़ पर के बात दिखा दे होगी। आपको।